नमस्कार दोस्तों। जब से आरपीएससी ने एग्ज़ाम की डेट घोषित की है तब से स्टूडेंट का एक था कि सर हिस्ट्री में कैसे तैयारी करें और क्या सोर्सेज यूज़ करें और किस तरह से मैनेज करें फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को। तो आज के इस सत्र में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। मैं फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट और रणनीति बता चुका हूँ, 3 दिन पहले ही वीडियो बनाया, आप देख लेना उसको। आज मैं सबसे पहले इतिहास की बुक लिस्ट के बारे में और आपके स्रोत पे कार्य बारे में बात करूँगा और उसके बाद में 6 महीने में कैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को बढ़िया से मैनेज किया जा सकता है, इस पे बात करूँगा। ठीक है, तो मेरी बात वार्ता दो विषयों पे रहेगी। पहला ये रहेगा कि इतिहास की तैयारी के स्रोत क्या हो, और दूसरा 6 माह में मैनेज कैसे करें। ठीक है, इन दो विषयों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले इतिहास की तैयारी के स्रोत के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी तक आपके पास में स्रोत तो है, किसी को नया स्रोत लाने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप जिस लेवल से जिस रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं आप उसी से पढ़ते रहिए। मैं तो पहली सलाह आपको यही दूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपने किसी ने जैसे प्राचीन भारत है, ठीक है, अब हमारे आपको पता है 5 पार्ट है। एक प्राचीन है, एक मध्य है, एक आपके आधुनिक है, एक आपके विश्व है, और एक आपके राजस्थान है, और एक आईसीटी और पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। व आईसीटी। ठीक है, ये 5, 3 और 3 6 भाग हैं। लगभग 20 एक प्रश्न इसके आते हैं, 15 से 20 इसके प्रश्न आएंगे और 20-25 प्रश्न इसके रहेंगे। ठीक है, और इतने ही 20 एक प्रश्न इसके रहते हैं और यही प्रश्न इसके रहते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 100 हो गए। 100 में से आप यूँ समझ लीजिए 5-5 7-7 और कर लो। जैसे आधुनिक में 25, मध्य में 25, ये 20 कर लो, 25 कर लो, 25 कर लो, यहाँ 20 से 22 हो सकते हैं। तो ये लगभग आपके 125 के आसपास का स्कोर यहाँ बैठेगा, 120 के आसपास का। ठीक है, और यहाँ सवाल आते हैं 30 से 35 के बीच में। ठीक है, प्राचीन सबसे अधिक पूछा जाता है। अब आप देखो कि 20, 20, 20 और ये 20, 100 और 30 हो गए 130। ठीक है, फिर 5 इसके ऊपर, फिर 5-5 सब में ऊपर कर दो आप, तो आप ये मान के चलिए ये पैटर्न रहेगा इसका। ठीक है, 35, 25, 25, 25, 20 और 20। ठीक है, 20 और 20 40, और आपके ये हो गए 40, और ये हो गए पूरे 100, है ना, मतलब 75 ये हो गए, 40 ये हो गए, 75 और 40 हो गए 115, और 35 150। ये वेटेज रहता है 35, 25, 25, 25, 20 और 20। ठीक है, अब देखिए, अगर आप स्रोतों की बात करेंगे, अब कोई बच्चा आर्य पढ़ रहा है, केवल आर्य प्लस अरविंद भास्कर, ठीक है, केवल ये 2 पढ़ रहे हैं, और साथ में एक राजस्थान के लिए किसी ने नाथ पढ़ ली होगी, या किसी ने कोई और पढ़ ली होगी, लक्ष्य वगैरह, और साथ में शिक्षण शास्त्र आईसीटी में सिखवाल है, या अवनी में भी पढ़ा है, या जो भी धिंदवाल है, जो भी आप वंदना जादौन है, जो भी आप पढ़ो उसमें सब में ये आईसीटी और पेडागोजी पढ़ा है, और ज़्यादा प्रश्न है नहीं तो आराम से हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब कोई ये पढ़ रहा है तो मैं उसको ये कहूँगा, अब किसी ने 10-10, 12-12 बार आर्य पढ़ रखी है, अब मैं कहूँ कि आप सौरभ चौबे लाओ, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो आप इसको जारी रखिए, पेपर फंस जाता है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये कर रहे हैं तो ये करते रहिए, फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं है, बहुत क्लियर कह रहा हूँ। दूसरा, अगर किसी ने जैसे अपना मेरे वाले नोट्स पढ़े, मेरा कोर्स पढ़ा है, हिस्ट्री पॉइंट को पढ़ा है, अगर क्या बहुत सारे बच्चों ने पढ़ ही रखा है, खैर
तो उसमें प्लस ये किताब, ये कर लिया है तो फिर इन किसी किताब की आवश्यकता नहीं। अब उसी रजिस्टर को बार बार आप पढ़ते जाइए, कंटिन्यूसली उसके रिवीजन करते जाइए। अभ्यास के लिए मैं आपको किताब बता देता हूँ, बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये कर रहे हैं तो यही करिए, ये कर रहे हैं तो यही करिए, दोनों में मत उलझिए आप। दोनों में उलझे गए काम से। स्रोत सीमित होना चाहिए, स्रोत सभी बढ़िया ही होते हैं, आप याद कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किताब याद कितनी हुई है आपको, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। तो आप हिस्ट्री पॉइंट के नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको उतने ही प्रश्न मिलेंगे जितने इनमें से मिलते हैं। कल सेकंड ग्रेड में 19 के 19 प्रश्न हिस्ट्री पॉइंट के नोट से थे, जितने इनमें भी नहीं थे। इन्होंने भी सभी ने 2-2, 3-3 सवाल पे हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन अपने सारे अंदर से थे। तो आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं, अगर ये पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पॉइंट की ज़रूरत नहीं है आपको। बस बात ये है कि आपको अपने मटेरियल पे एकदम स्टक रहना है, अड़िग रहना है। तीसरा, अब तीसरा, किसी ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी है, तो किताबों वालों के साथ दिक्कत क्या होती है कि अच्छा, किताबों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाते। जैसे अभी मान लो किसी ने सौरभ चौबे पढ़ ली है या किसी ने पीएसपी को पढ़ लिया है। अब वो तय बात है कि पीएसपी की किताबें, सौरभ चौबे की किताबें, अगर सौरभ चौबे तो फिर भी रिवीजन के लायक है, पीएसपी की किताबों को पढ़ लिया तो अब वो, जैसे मध्यकाल में भी 2 किताबें हैं, प्राचीन की भी बड़ा सा पोथा है। अब इन किताबों को एक बार पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन फिर दूसरी तीसरी बार पढ़ने में बड़ा जोर आएगा। वो 6 महीने में 2-3 किताबें हो पाएगी, फिर उनका रिवीजन कब करोगे। इसलिए कहते हैं कि लास्ट टाइम में मटेरियल सीमित होना चाहिए। नोट्स के साथ में क्या स्थिति होती है, अच्छा हिस्ट्री पॉइंट क्यों, अगर कोई अदर कोचिंग से आप कर रहे हैं ठीक है ना, शिक्षक ने मेहनत की है तो उस पर ही रहिए फिर आप, है ना। और उसके साथ साथ में आप ये नाथवाड़ा वो देख लेना, जिसमें राजस्थान जी की है, या फिर आपके जो आईसीटी वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। जितना सीमित मटेरियल रखोगे 6 महीने में उतना ही फायदा है, क्योंकि आपको मटेरियल ऐसा रखना है कि आप कम से कम 3 बार रिवीजन कर सको। कम से कम बता रहा हूँ, कोशिश करिए कि पहला रिवीजन मार्च तक पूरा हो, दूसरा रिवीजन मई में पूरा हो, और तीसरा रिवीजन आपके जून में हो। कम से कम 3 बार रिवीजन चाहिए हमारे को। एक पहला रिवीजन मार्च तक आप एक बार कोर्स निपटा दो, दूसरा कोर्स मई में निपटाओ, और तीसरा कोर्स जो है आपके जून के अंदर निपटाओ। 3 बार कोर्स करो, ऐसा काम होना चाहिए आप सेकंड पेपर का, ठीक है। और अब देखिए अब आप इसके साथ पात्रता की तैयारी करोगे तो आपका ध्यान पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। पात्रता को 10 एक दिन पढ़ के दे देना, फिर पात्रता पर ध्यान हटा देना। अभी पूरा प्रयास करें कि मार्च में एक बार कोर्स हो जाए, मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में, फिर अप्रैल और मई 2 महीने में हो जाए, और फिर एक बार जून में हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप ये आराम से कर लोगे। ये पढ़ा है, अदर कोचिंग के नोट्स वगैरह आपके पास है तो वो भी कर सकते हो। आर्य कर रहे हो तब भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे कहोगे कि नहीं सर, हमारे पास में सारे स्रोत, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, हम आगे करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो देखो, अगर आपको किताब बताना चाहूँ मैं, तो मैं बहुत किताबों के नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक एक किताब बता देता हूँ सारों की। देखिए, प्राचीन और मध्य में सौरभ चौबे, ठीक है, अलग अलग किताब आती है दोनों, और ठीक किताब है, ठीक है। अगर आप अपने पास में कोई किताब रखना चाहते हैं तो इसको रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर मेरे पास केसी श्रीवास्तव पड़ी है, तो फिर सौरभ चौबे को रहने दीजिए। आपको लगता है कि सर मेरे पास में पीएसपी की किताब है और आपको अच्छी लग रही है, तो फिर सौरभ चौबे को रहने दीजिए। ये तो मेरा एक सुझाव है, जो आपको ठीक लगे तो आप फॉलो करिए, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं। आधुनिक की बात है तो आप बौद्धिक प्रकाशन, जैसे वाणी प्रकाशन भी हम कहते हैं, उसको ला के पढ़ लीजिए। अब आप कहोगे कि सर नहीं मेरे पास तो, क्योंकि लेखक बहुत है आजकल, है ना, और इतने सारे लेखक है कि मैं एक का नाम बताऊंगा, आपके पास 10 किताबें और होगी। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे अनुसार जो है वो मैं लिख रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ने सौरभ चौबे की तैयारी नहीं करी थी। क्यों? उस समय आती भी नहीं थी। मैंने खुद ने तैयारी प्राचीन भारत की हमेशा से केसी श्रीवास्तव से करी, और मध्यकाल को मैंने एस.के. पांडे से पढ़ा था, और एच.सी. वर्मा को 2-3 बार पढ़ा, और आधुनिक के लिए मैंने बौद्धिक प्रकाशन की किताब को 2-3 बार पढ़ा था,
और साथ में एक बार मैंने PL गौतम को पढ़ा था और विपिन चंद्रा की किताब को कई बार पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये कि सौरभ चौबे को मैंने जब पढ़ाया था ना हिस्ट्री पॉइंट पे, तब मैंने सौरभ चौबे का सहारा लिया है। मैंने पप्पू सिंह की जितनी किताबें थी सारी पढ़ी है उसको, और एक एक लाइन पढ़ी इन सब किताबों की। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव से लेके HC वर्मा से लेके और जितनी भी किताबें थी सारी पढ़ने के बाद में इसका मैंने निचोड़ निकाला है। हालांकि कई लेखक मेरे पे ये कहते हैं कि हमारी किताब को ये आपने पढ़ाया है, तो जो भी ये पढ़ाया तो है ना, और आपकी किताब कौन सी है? ठीक है, आपने 10 किताबों से लिखा है और मैंने आप सहित कई और किताबें पढ़ के पढ़ाया। टीचर गढ़ नहीं सकता ना, हम तो इतिहास का तथ्य आपने कहीं से लिया, मैं भी कहीं से लूँगा, तथ्य तो सेम ही आएगा, कहाँ से जाएगा। अब आप है वो कर सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैंने पप्पू सिंह की किताबें पढ़ रखी है, तो आप उस पर बने रहिए, बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर आपको पढ़ने में आप उसमें बिल्कुल सहूलियत महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है, तो आप बने रहिए, मज़े लीजिए उस किताब के। और अगर आपको लग रहा है कि आप दुनिया को देख के अपनी टेबल पे रख के बैठे हैं, तो हटाइए, कोई काम की नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आनंद आ रहा है, तो आनंद लीजिए उस किताब के। आपको मैं इतना कह सकता हूँ, उस किताब से पेपर बाहर नहीं जाएगा, सारा आ जाएगा, लेकिन आपको कितनी याद होगी ये आपके ऊपर है। सौरभ चौबे ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन ठीक है, और कई बार ऐसा कहने के बाद कई बार लेखक तो खैर हमारे खिलाफ हो ही जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं उनके प्रशंसक कि आपने ऐसा क्यों कहा। देखो हम तो कहेंगे, मुझे जो मेरा व्यू लगता है वो मैं बोल देता हूँ, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना। मैं ये नहीं कर सकता कि नहीं आपको राज़ी हो इसलिए मैं कहूँ कि नहीं आप वही किताबें पढ़िए। मुझे जो कमी लगेगी वो तो मैं बोलूँगा, ठीक है। विश्व की इतिहास है, अरविंद जी की किताब आती है मार्केट में, बढ़िया किताब है। और किसी ने अरविंद जी की नहीं पढ़ के नाथ की पढ़ी है, नाथ में राम सिंह सरवाग की अच्छी किताब आती है, तो दोनों में से कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। राजस्थान की आपने खूब पढ़ रखी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और शिक्षा शास्त्र में ये किताबें आ रही है आजकल, सिखवालय अवनी है और वंदना जादौन की, इनमें से आ जाती है, नॉर्मल पढ़ लो, कोई PhD करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने ये किताबें पढ़ी है तो इनको कंटिन्यू जारी रखिए, आप ये पढ़ा है तो इनको जारी रखिए, मतलब मिक्सअप मत कीजिए आप सारा, ठीक है। जहाँ तक अभ्यास की बात है तो यूथ से आप कर सकते हैं। आजकल अपने मित्र रवि कुलरिया ने अच्छी किताब निकाली है अभ्यास के लिए, प्राचीन भारत की आ चुकी है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने उस किताब को देखा, उसमें वाकई में उन्होंने गजब मेहनत की है, ठीक है। मेरी हालांकि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई, मैसेज आता है कभी, बात होती है, मगर इस संबंध में नहीं हुई कभी। किताब एक बार बच्चा मेरे पास ले आया था कि सर ये किताब कैसी है, मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, और मैंने कहा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद में देखा कि बड़े ऑथेंटिक सोर्स उन्होंने उसमें यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब उन्होंने मेहनत अच्छी की है। मार्केट में थोड़ी सी अलग किताब है वो, पुराने प्रश्न भी है, नए प्रश्न भी हैं, और व्याख्याएं बड़ी शानदार की है उसमें। और इसी इन्हीं की रवि कुलरिया की प्राचीन आ चुकी है, मध्य और आधुनिक भी शायद आने वाली है, तो आप अभ्यास के लिए उन किताबों को फॉलो कर सकते हैं, साथ में यूथ रख सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे पास में पांडे की है, तो वो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ी आउटडेटेड है। कोई कहेगा सर हमने PSP की बड़ी किताब है वो निकाली है, तो कोई बात नहीं, आप उस पर रहिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। ये मेरा सजेशन है कि आप इस किताब को ला के देखोगे तो आप उदास निराश नहीं होंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अभ्यास करते रहिए कंटिन्यू। और इन सारे में से अच्छा, अब कोई कह रहा है सर मेरे पास आर्य जैसा तो कुछ है नहीं और किताब लानी है, आर्य और एक नाथ का समग्र इतिहास आया है, जिसमें पवन जी, विक्रम सिल्लायस वगैरह इन्होंने मिल के लिखा है, लगभग 850 पेज का है। इसमें और आर्य में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? आर्य में केवल फैक्चुअल चीज़ें जो 650-700 पेज तक कवर की हुई हैं, और नाथ में क्या है कि वो फैक्चुअल तो है ही है, साथ में उन्होंने कुछ व्याख्याएं भी दी हैं। आप इसको आर्य का अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। आर्य वाले तथ्य तो है ही उसमें, साथ में इन्होंने अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है और एरर को बहुत कम करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आर्य पढ़ रहे हैं बार बार और आर्य ठीक लग रही है तो चलने दीजिए, आर्य ठीक नहीं लग रही है, ऊब रहे हैं आपको लग रहा है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए, तब आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप करना क्या, मैं अल्टीमेटली लास्ट बात और बता देता हूँ। अगर ये पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ रही है, बाकी सब छोड़िए, अभ्यास के लिए इनमें से आप देख लेना। अगर आप हिस्ट्री पॉइंट का पढ़ रहे हैं, मेरे वाला कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अंधविश्वास कर सकते हो आप,
और मैं प्रूफ सहित यहाँ आके सॉल्यूशन करवाऊंगा जिस दिन पेपर होगा, और आपको 90% से अधिक प्रश्न यहाँ दिखाऊंगा। और साथ में अभ्यास के लिए ये किताबें मैंने बता दी है। और अगर आप एक ही किताब पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ लीजिए, पढ़ रहे हैं तो, और अभ्यास के लिए ये हो जाएगी बढ़िया, है ना। और इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि नहीं हम ऐसे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो आप पढ़ सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। मार्केट के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि स्रोत महत्वपूर्ण नहीं होता, पढ़ने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सिलेक्शन इनसे भी हो जाते हैं, फेल भी इनसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, और बाकी तो आप खुद समझदार है, इनमें से कोई बात आपके काम की हो तो उसको यूज़ कर लेना आप, ठीक है। अब इतिहास की तैयारी के स्रोत हो गए, अब बात आती है 6 महीने में इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। आपको क्या करना है, आप जैसे मान लो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और अभ्यास, देखो इन तीनों को साथ लेके चलना है। अब आपको दिन का कम से कम 4 से 5 घंटे सेकंड पेपर को दीजिए, आप कैसे भी करके दीजिए, और कोशिश करिए कि इतिहास के 2 भाग साथ लेके चलो, ठीक है। 2 भाग का मतलब जैसे एक प्राचीन और विश्व साथ ले लिया, या फिर आपने मध्य के साथ आधुनिक ले लिया, फिर राजस्थान के साथ आईसीटी का पार्ट ले लिया, ऐसे चलते रहिए, ठीक है। 2-2 पार्ट एक साथ पढ़िए, आप ऐसे कर सकते हो। आप एक एक भाग भी पढ़ सकते हो। एक भाग में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि एक भाग पूरा होता है फिर दूसरा होता है, तो जब हम 5वें भाग पे आते हैं तो थोड़ा पहला भाग डगमगा जाता है। तो 2-2 भाग पढ़ के बढ़ेंगे ना तो जल्दी वापस इस भाग पे आ जाएंगे, वापस इस भाग पे आ जाएंगे। और डेली 4 से 5 घंटे, जैसे मॉर्निंग में 5-6 बजे उठ गए तो 12 बजे तक तो इतिहास पढ़ लीजिए, 3-4 घंटे प्राचीन पढ़ लिया, थक गए मध्य शुरू कर दो या फिर विश्व शुरू कर दो। 15-20 दिन में जैसे ये दोनों पूरे हो जाते हैं तो अगले महीने में ये पूरे कर दो, उसके बाद ये पूरे कर दो, ठीक है। तो इस तरह से 5-6 घंटे तो आपको सेकंड पेपर को देने ही देने, ठीक है। इसके बाद में कम से कम 3-4 घंटे आप फर्स्ट पेपर को भी दीजिए। अगर आपका फर्स्ट पेपर बेहद अच्छा है तो 2-2.5 घंटे दे दीजिए, कमज़ोर है तो 3-4 घंटे दीजिए। उसमें जैसे हिस्ट्री के बच्चे हैं तो हिस्ट्री इसमें शामिल हो जाती है, शेष भाग है वो एक एक भाग इसके साथ में पढ़ लीजिए। और अब इसमें जैसे मनोविज्ञान प्लस आईसीटी प्लस पेडागोजी, अब ये आपको पता है कि सेकंड पेपर के हैं, अब तो फर्स्ट सेकंड में है और ये फर्स्ट पेपर में है, प्लस मनोविज्ञान के और वो जो स्कूल मैनेजमेंट है ये सारा का सारा। अब इसको जैसे डेली 2-2 घंटे दे दिए, अब ये जैसे पूरा हो गया, फिर आप अपने भूगोल पॉलिटी उसको 2-2 घंटे दे के पूरा कर दिया। तो रैंडम इसको साथ में घुमाते रहिए और 5-6 घंटे कंटिन्यूसली 4-5 घंटे इसको दे दीजिए। फिर आप 1-1.5 घंटा बचेगा उसमें आप अभ्यास कर लो, ठीक है। क्योंकि 5-6 घंटे माने और 3-4 घंटे माने तो 8-10 घंटे पढ़ाई हो गई। फिर 1-2 घंटे आप रिवीजन अभ्यास के लिए ले दीजिए। तो अभ्यास साथ साथ में होता रहेगा। अभ्यास के लिए आप जो है पुरानी किताबों से, पुराने पेपर्स है, इनके पोर्शन है, इनके पीछे प्रश्न आते हैं, वहाँ से डेली 10-20-50 प्रश्न है वो साथ में निकालते रहिए। कोशिश ये कीजिए कि सेकंड पेपर जो है ये मार्च में एक बार आप पूरा कर लो, फिर कम से कम 2 महीने बाद और एक आपके यहाँ तक, और ये कि ये बात इसमें भी आप अप्लाई कर दो फर्स्ट पेपर में भी। तो जब तक 3 बार कोर्स हो जाएगा और 1-2 किताबों से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे स्कूल लेक्चर का पेपर हो जाता है उसके बाद आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी के लिए लग जाना और कंटिन्यू बने रहना साथ साथ में, तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कब हो पाएगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 भाग साथ में लेके बैठना। अब प्राचीन के आपके 4-5 स्रोत है तो पूरे नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहा था कि एक एक स्रोत ही रखो सबका, तो रिवीजन करने में बड़ी आसानी उससे होती है। और अगर 2-2 4-4 स्रोत है तो आप खुद डबल माइंड हो जाओगे कि अब के.सी. श्रीवास्तव पढ़ूँ कि सौरभ चौबे पढ़ूँ कि सर के नोट्स पढ़ूँ कि आर्य पढ़ूँ। तो बेहतर ये है कि एक तय कर लीजिए, मेरे नोट्स जिसके पास है वो मेरे नोट्स पे रहिए, आर्य है तो आर्य पे रहिए, नहीं लाना चाहते हैं तो नाथ ले लेना, आर्य से ज़्यादा बेहतर है वो। और बाकी अगर सौरभ चौबे किसी ने 5-7 बार पढ़ रखी है तो वही पढ़ते रहिए, पीएसपी पढ़ रखी है तो वो पढ़ते रहिए, जो भी है स्रोत एक ही रखिए आपके पास में। तो इस प्लानिंग से चलोगे। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये पोर्शन पहले पूरा कर लिया, फिर आर्ट्स वाले कर लो। आर्ट्स वाले कौन से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये सब कर लो। और
उसके बाद में साइंस वाले पोर्शन कर लो। साइंस में जैसे साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, वो आपको आते होंगे तो कर लेना अच्छे से। और लास्ट परीक्षा के 2 महीने पहले करंट बढ़िया कर लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से डेली 2-3-4 घंटे इसको दे दो और 4-5-6 घंटे सेकंड पेपर को दे दो, और 1-2 घंटे का इसमें आप कंटिन्यूसली अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लोगे। और रही बात, कुछ बच्चों ने जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है, तो आप पूरा दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह में ऐसे पढ़ लीजिए, और टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को आप लास्ट में सैटरडे को एक दिन टेस्ट के शेड्यूल को अच्छा सा पढ़ लीजिए और संडे को टेस्ट दे दीजिए। बाकी शुक्रवार तक अपनी रणनीति से चले और या फिर गुरुवार तक रहे और शुक्र शनि टेस्ट सीरीज को दे दें। ऐसे चलते रहिए, उसमें भी नुकसान नहीं है, साथ साथ में पढ़ाई होती रहेगी। तो टेस्ट सीरीज चलती रहने दीजिए जून तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी चल रही है। और उसको हम जून में 15 तारीख के आसपास पूरी करेंगे। आप लगातार बने रहोगे, दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय कोचिंग जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो कंप्लीट सेल्फ स्टडी करिए। ये रूम में बंद होने का समय है, तो बंद हो जाइए। इस समय बिल्कुल भी आपके पास में वो समय नहीं है कि आप बात गॉसिप्स करें, आप सोशल मीडिया पे समय खराब करें, आप कोचिंग आने जाने में धक्के खाएं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि कोचिंग छोड़ दीजिए इस समय, ठीक है, अगर आप जून वाली भर्ती को टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री पॉइंट के बच्चे सर कहेंगे कि हमने तो सर अब कोर्स लिया है, तो आप अभी नोट्स लिखने का टाइम नहीं है। आप है वो नोट्स जो है वो मेरे हिसाब से हम जारी कर देंगे कुछ ही दिनों में, आप वो नोट्स लेके पढ़ लेना अगर आपके पास में कोई स्रोत नहीं है तो। और आप लिखने में और वीडियो देखने में, कोचिंग करने में अभी 6 महीने का टाइम है वो उस अनुकूल नहीं है। अभी रिवीजन के टाइम है, अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है, कोचिंग का टाइम ख़त्म हुआ। कोचिंग हमेशा परीक्षाओं से 1-2 साल पहले ली जाती है। अब अगर कोई बच्चा 27 को टारगेट करके बैठा है, उसके लिए अब कोचिंग करना फ़ायदेमंद है। 27 वाला बच्चा 27 में कोचिंग करेगा तो उसको लॉस ही है, उस भर्ती में तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे करिए। और आप अगर पात्रता नहीं है तो आप 10-15 दिन पढ़ के पात्रता भी दे देना। सेकंड ग्रेड को भूल जाइए, इसके बाद वापस कॉलेज पे लग जाइए, ठीक है। तो इस हिसाब से चलना, और जो पात्र बच्चे हैं वो इस हिसाब से चलना। जो पात्र नहीं है उनके पास में एक ही टारगेट है कि करना तो फर्स्ट ग्रेड ही है, तो वो भी ऐसे ही चलना। फिर परीक्षा में पात्र नहीं होते तो कोई नहीं, कॉलेज की देना, फिर आगे फिर भर्तियाँ आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने सोच लिया है कि नहीं अब प्रोफेसर या लेक्चर से नीचे नहीं बनना है, तो फिर वो इस गति से चलते रहे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए काम आएगा, और मेरी किसी बात को बुरा मत मानना। मैं जो भी मेरे को लगता है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। और इसमें मेरा किसी से कोई न तो कोई शत्रु भाव है, न मेरा किसी से कोई पर्सनल हित जुड़े हुए, सेल्फ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। बस जैसा सोचता हूँ वैसा बोल देता हूँ, बड़ा स्पष्टवादी हूँ, जैसा ठीक लगता है वो मैं कह देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।